गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लगभग 15 क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। और ये आपके सिलेबस और PYQ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा मर्ज करके बनाया है, तो थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम के पहले एक बार इस वीडियो को देख लेना चाहिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। बट ऐसा है कि भैया पूरा बुक अगर इसमें रिवाइज हो रही है तो कोई दो राय की बात ही नहीं है कि आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और एक चीज़ और सुन लो, जो लर्निंग एंड टीचिंग का मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, मतलब उसी में ये चीज़ मैं डालूंगी। उस प्लेलिस्ट की आप पूरी वीडियोस देख लो, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो को मैंने फुर्सत में बनाया था, ठीक है। तब एग्ज़ाम का कुछ ऐसा फुर्सत इन द सेंस मतलब 1 साल पहले बनाया है, तो मतलब उसमें थोड़ा सा कॉपी में मैंने समझाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड मैं आपको समझा रही हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगी, पर इसमें इतना डीपली नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर ही आपको समझाऊंगी। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि उन वीडियोज़ को भी आप लोग एक बार देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अधिगम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। तो परिभाषा देना है। परिभाषित की बात आती है तो हमको किसी भी एक की परिभाषा तो लिखनी चाहिए, ठीक है। सो अधिगम को परिभाषित करने में हम लिखेंगे जॉन पी डेको की परिभाषा। उन्होंने क्या बोला था कि अधिगम एक ऐसा परिवर्तन है जो अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है और जो व्यवहारों में अपेक्षाकृत स्थायी होता है, ठीक है। तो अधिगम क्या है? एक ऐसा परिवर्तन है, सीखते हैं हम तो क्या एक परिवर्तन होता है ना, तो एक ऐसा परिवर्तन है जो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। सो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का हम थोड़ा सा लाइन से देख लेते हैं। इसको मैंने याद भी कराया है, शायद इसके वीडियो बनाई थी तब, ठीक है। तो अधिगम को क्या क्या कौन कौन प्रभावित करता है? पहली बात तो सोच के देखो, आपको किसी चीज़ को सीखना है, ठीक है। कोई चीज़ आपको सीखते हो तो क्या क्या चीज़ आपको उसमें प्रभावित कर सकती है? सबसे पहले प्रेरणा, ठीक है। तो आपको जितना मोटिवेशन मिलेगा उतनी आप तैयारी करते हो। परिवेश, आपका जैसे इन्वायरमेंट होगा, जैसे लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, जब बच्चे से घुसे हुए मिलेंगे ना उस परिवेश में, तो अपनी खुद की इच्छा हो जाएगी भैया पढ़ लो अब तो। या अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगा के पूछ लो कितनी यूनिट हुई है। अगर उनने गलती से बोल दिया कि 3 यूनिट हो गई है, तो मतलब अपने को तो 4 ख़त्म करना ही है, ठीक है। तो परिवेश, खैर मैं उस परिवेश की बात कर रही हूँ। शैक्षिक वातावरण, जैसे कि कक्षा का माहौल कैसा है, सामाजिक परिवेश कैसा है, इस सब के। शिक्षण विधियाँ, मतलब कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ आपने यूज़ करी है, ऐसी शिक्षण विधियों का यूज़ करना जो कि बेहतर तरीके से समझा पाए, मतलब बच्चे की आवश्यकता अनुसार वो शिक्षण विधियाँ हो सकती है। उसकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो सीख रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली अपना कहीं और ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मानसिक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रभावित करती हैं कि भैया उस बच्चे में कितनी बुद्धिमत्ता है, ठीक है, उसमें कितने सीखने की ललकता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितना करेगा। आप देखो, जैसे अगर किसी को भाई पढ़ने का शौक हो, जैसे अगर ये जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर उसको ठीक लगता है, ठीक है। मुझे क्या कमेंट किया था 2-3 लोगों ने कि ऐसी वीडियोस ही बना लूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिवीजन हो जाता है और भाषा भी उसमें विस्तृत है थोड़ी सी, कि आंसर लिखने में आ जाता है। बट डिपेंड करता है सभी की अलग अलग। भैया किसी को नहीं पसंद है ऐसा पोथी टाइप लगता है, उनको ऐसा लगता हो कि हम 20 पढ़ लें, पर आपकी इच्छा। आप 20 में क्या होता है, 4 क्वेश्चंस के एक ही आंसर होता है एक्चुअल में, जबकि ऐसा नहीं होता है ना, सभी के आंसर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ऑब्वियस सी बात है, जैसा आपका समाज में आप मान्यताएं होंगी आप उसी प्रकार से अधिगम करोगे, ठीक है। आपके समाज में ऊंच नीच का भाव चलता है तो आपका सीखने की प्रवृत्ति भी वैसी रहेगी, ठीक है, आप उसी प्रकार से सीखोगे। द नेक्स्ट है मानव शिक्षा में मानवतावादी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अब मानव शिक्षा की बात करें तो मानवतावादी, तो ये मैंने अधिगम परिप्रेक्ष्य में समझाया है, ठीक है। मानवतावादी व्यवहारवादी दोनों को ही इनके साइंटिस्ट के थ्रू इन दोनों को समझाया है, तो उनको एक बार आप देख लीजिए, तो उस हिसाब से भी अपने इसके दृष्टिकोण और विशेषताएं लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने इस आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में लिखा है, ठीक है, जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मतलब मेरा ये मोटो है भैया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ मैं, कि जैसा भी अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप उस हिसाब से अपने आंसर्स को ढाल लो, ठीक है, मतलब अपने दिमाग में तो इतना भर लो।
तो मानवतावादी दृष्टिकोण का क्या है? यह दृष्टिकोण व्यक्ति के अनुभव, भावना और आत्मविश्वास पर केंद्रित होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण जैसे मानव होती है, मानव में बुद्धि होती है, मानव अनुभव से सीखता है, मानव में भावनाएं होती है, ठीक है, मानव में एक आत्मविश्वास होता है। क्या ये सब चीज़ें जानवर में होती है? जानवर में होता है क्या आत्मविश्वास? ठीक है, उसमें कुछ स्थिर भावनाएं होती हैं क्या? ठीक है, स्थिर भावनाएं नहीं होती हैं जानवरों में। ठीक है, तो ये मानवतावादी मतलब हम मानव होने के कारण हम अधिगम करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा। फिर इसका उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता को अधिकतम करना होता है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है? व्यक्तिवाद और आत्म अभिव्यक्ति पर जोर देना, मतलब नॉर्मली व्यक्तिवाद पर जोर देता है, एक व्यक्ति के अधिगम पर जोर देता है। अनुभव आधारित शिक्षा की बात करता है, शिक्षा का उद्देश्य आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति की बात करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है आप मेरी वीडियो से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे इसके पॉइंट्स लोग। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। द नेक्स्ट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो व्यवहार स्किनर ने दिया था। यह दृष्टिकोण बाहरी उत्तेजनाओं, मतलब आपको जितना मोटिवेशन देगा, आप जो रिस्पॉन्स आप करोगे, ठीक है, के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि व्यवहार सीखने योग्य और परिवर्तनीय है। मतलब कोई भी व्यवहार आप जितना पढ़ते हो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है ना। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन करना, आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, सकारात्मक परिवर्तन करना। ठीक है, तो यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो उनका कहना है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण का कहना है कि जो व्यक्ति है वो उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सीखता है। इसकी विशेषता क्या है? मतलब इनका कहना है कि व्यवहार को मापन योग्य और पर्यवेक्षण योग्य बनाता है। ठीक है, शिक्षा में उत्तेजना और प्रतिक्रिया पे जोर दिया इन्होंने, रिस्पॉन्स और जो मोटिवेटर्स होते हैं उसको। ठीक है, प्रतिफल और सजा का उपयोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे अगर किसी चीज़ को आप देखना है, व्यवहारवादी मैंने आपको समझाया है, चूहे का बताया था मैंने शायद उसमें। ठीक है, तो चूहे को अगर खाने की प्लेट दिखती तो खाने मतलब जिस बटन से खाना आता है तो उस बटन को दबाने से अगर खाना आ रहा है तो वो उस बटन को बार बार दबाता है, और जिस बटन को दबाने से उसको करंट लग रहा है उस बटन को वो फिर नहीं दबाता है। ठीक है, तो यही है कि आपको जिस कार्य के लिए दंड मिलता है तो आप उस कार्य को नहीं करते हो। क्लियर है? फिर अधिगम परिपक्वता में अंतर बताइए। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में सीखो। अधिगम है ना, अधिगम मतलब होता है सीखना। ये सीखना मतलब कोई भी बच्चा किसी भी आयु वर्ग में सीख सकता है ना, कभी भी सीखता है, इसकी कोई आयु नहीं होती है। परिपक्वता नॉर्मली हमारे जैविक है, अधिगम सामाजिक है, और परिपक्वता क्या है? जैविक है। परिपक्वता इन इंग्लिश बोल सकते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी क्या है? जैविक तत्व है ना, मतलब बच्चा होता है, फिर बालक बनता है, फिर उसमें मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी की बात हो रही है। तो ये क्या होता है? इसकी आयु निश्चित होती है, एक समय सीमा तक होता है ना, उसके बाद नहीं होता है मैच्योरिटी। फिर अधिगम तो हम किसी भी समय सीख सकते हैं। अभी जैसे प्रौढ़ शिक्षा चालू करी है तो भैया जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी तो अधिगम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन परिपक्वता तो उनकी पहले ही आ चुकी है। ठीक है, निकल चुका है खैर उनका दौर तो। ठीक है, तो समझ लिए अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव या अभ्यास के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता क्या है? जैविक और प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है, बाहरी अनुभव पर निर्भर नहीं होती है। बाहरी अनुभव पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, अगर दोनों के आधे ज़्यादा तो यहीं पे अपने क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर वही कि वही मैंने लिख लिया है। जैसे अधिगम जो है अनुभव और अभ्यास पर निर्भर करती है, जबकि परिपक्वता जैविक और समय पर निर्भर करती है। ठीक है, अधिगम के लिए बाहरी उत्तेजनाओं की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता जो होती है वो प्राकृतिक विकास है। ठीक है, तो इसमें अपन 4 लिख लो, मतलब 4 बना के लिख लो ना। एक पॉइंट ये है कि ये अनुभव अभ्यास पर निर्भर करता है और ये नहीं करता। ठीक है, ये जैविक और समय पर मतलब जैविक है और ये सामाजिक है। ये समय पर निर्भर करता है, ये इसका कोई समय नहीं होता है। ठीक है, मतलब कभी भी हम अधिगम कर सकते हैं। ये बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन क्या नाम है, परिपक्वता बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, वो प्राकृतिक है और ये सामाजिक है। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे अंतर इसमें लिख सकते हैं। देन उसके बाद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सोपान लिखना है। संज्ञानात्मक विकास के सोपान मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए जीन पियाजे का। क्लियर है? तो उसका बस ऊपर का मैं आपको बिल्कुल बता दे रही हूँ। सबसे पहले अवस्था में बढ़ी थी संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, तो 1 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, इसमें नॉर्मली इंद्रिय और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया की खोज करता है। ठीक है, उसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको मैंने याद भी करवाया है ना। ठोस संक्रियात्मक या फिर औपचारिक, तो इसको आप वीडियो देख लीजिए।
तो मैं इस केवल रिवीजन करवा रही हूँ चूँकि मैं, तो हम केवल इसकी हेडिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने उसमें बहुत अच्छे समझाया है और याद भी करवा दिया है। फिर ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान कैसे मदद करता है। सबसे फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ परासंज्ञान, मतलब मेटाकॉग्निशन है क्या भैया, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन क्या है, यह सोचने की प्रक्रिया को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। यह व्यक्ति को अपनी सोच, सीखने की विधियों और समस्याओं को हल करने की रणनीति को समझने और सुधारने में मदद करता है। एक्चुअल में परासंज्ञान क्या होता है, मतलब जैसे हम इसका मान लो आपके सामने कोई समस्या है, ठीक है, आपके सामने कोई समस्या है, तो आप उस समस्या को कैसे सॉल्व करोगे, अपने दिमाग से सोच के ना, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो अपन किसी चीज़ को सोचते हैं कि इसका हल हम कैसे निकालें, तो वो जो कैसे वाला हमारा दिमाग काम करता है, जो हम यूनिक आइडिया सोचते हैं, वो होता है परासंज्ञान, ठीक है। तो परासंज्ञान के थ्रू ही हम लोग कुछ अलग सोचते हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, या फिर जो हमने पढ़ चुके हैं उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को अपनी सोच, सीखने की विधियों, समस्याओं को हल करने की रणनीतियों को समझने और सुधारने में मदद करता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग हो सकता है कि हमने अपने ज्ञान से गलत परिणाम प्राप्त कर लिया हो, तो हम उसको सुधारते भी हैं, ठीक है। वो सब आता है किसमें, मेटाकॉग्निशन में, ओके, ठीक है। सो आई होप आपको मेटाकॉग्निशन क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताओ मेटाकॉग्निशन कैसे हेल्प करेगा, ठीक। शिक्षार्थी अपने अधिगम प्रक्रियाओं को पहचान और नियंत्रित कर सकता है, समस्याओं को सुलझाने के लिए कर सकता है, और स्व निगरानी और स्व समन्वय के माध्यम से अधिक प्रभावी रूप से वो सीख सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेटाकॉग्निशन के हमारे पॉइंट्स। छठवां क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के रूप में अधिगम को सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका का निर्वहन आप कैसे करोगे, ठीक है। अधिगम को मतलब एक सुविधा प्रदाता के रूप में आप कैसे करोगे, कैसे उसको सिखाओगे। तो पहला आप उसको सिखाने के लिए आप क्या करोगे, अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकते हो, एक अच्छा सकारात्मक और प्रेरक वातावरण, प्रत्याशा की स्पष्टता, मतलब बच्चों को आप स्पष्ट लक्ष्य बता दो कि उनको क्या सीखना है और क्यों सीखना है, इसलिए बच्चा सीखेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का आपको सम्मान करना चाहिए, मतलब प्रत्येक बच्चा अलग होता है, आपको स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक बच्चा प्राकृतिक रूप से अलग है, लेकिन हमें उन सभी भिन्नताओं को सम्मान करते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार जो उसको जैसे सीखना चाहता है वैसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। सहयोगी अधिगम करना चाहिए, ठीक है। आप समूह कार्य कर सकते हो, आप सहकर्मी सहयोग को प्रोत्साहन कर सकते हो, ठीक है। बच्चों को आपसी जो है, दोनों भले ही दोनों अलग है, लेकिन दोनों अगर मिलके करे तो वो एक बच्चा इससे कुछ सीखेगा और दूसरा बच्चा इससे कुछ सीखेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, इनके बीच में जो बोल सकते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, संदेह होता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप उस व्यक्ति साथ रहोगे तब आप उस व्यक्ति को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रिया और सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं या बच्चों में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को समझ के आप उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है वाइगोट्स्की के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। ये मैंने आपको वीडियो बताई है, आप वीडियो का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वाइगोट्स्की का मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। शैक्षिक निहितार्थ की बात कर लेते हैं। शैक्षिक निहितार्थ मतलब होता है भैया जी उसका क्या इम्प्लीमेंटेशंस है ना, शिक्षा में उसका क्या यूज़ है। तो पहले क्या यूज़ है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये है बच्चे को इतना आता था, क्या आता था, बच्चे को इतना आता था, आपने उसकी थोड़ी सी हेल्प करिए तो फिर उसको इतना आने लग गया है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। आपने उसको पूरा नहीं समझाया, बस एक हिंट दिया है, ठीक है। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक साइकिल चलाने जैसा होता है। जैसे आप किसी बच्चे को जब साइकिल चलाना सिखाते हैं, ठीक है, जब आप किसी बच्चे को क्या सिखाते हैं, साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो क्या होता है, आप उसको कुछ समय के लिए पकड़ेंगे और फिर धीरे से उसको पीछे से छोड़ देते हैं। बच्चे को नहीं पता होता है कि वो जो हैंडल है वो, मतलब हैंडल क्या, पीछे से उसके माता पिता जो भी सिखा ने छोड़ दिया और वो साइकिल चलाने लगता है, ठीक है। तो ये होता है भैया हमारा स्कैफोल्डिंग, राइट। द नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक संवाद। तो सामाजिक संवाद वाइगोट्स्की ने तो पूरा सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, तो उसका ये कहना है भैया कि कोई भी बच्चा अपने समाज में रहकर सीखता है, ठीक है। तो इसमें सामाजिक संवाद का आ जाएगा शैक्षिक निहितार्थ। फिर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी भी मैंने बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। आई डोंट थिंक उसको फिर से समझाने की आवश्यकता है,
क्लियर है। द नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन है, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में एक मध्यस्थ के रूप में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शिक्षक एक मध्यस्थ के रूप में कैसे करेगा? शिक्षक मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है, मतलब शिक्षक ऐसा नहीं कि उसको पूरा लिखवा रहा है, बोर्ड पर टिपा रहा है, टिपाना नहीं है आपको मध्यस्थ के रूप में काम करना है। तो आप मार्गदर्शन कर लो। ठीक है, आप उनको संसाधनों की जानकारी दे दो कि भैया तू इस बुक से पढ़ ले, तू इस बुक से पढ़ ले। ठीक है, इसके बाद आप उनका मूल्यांकन कर लो या आकलन कर लो। ठीक है, आकलन करके देख लो कि उसको जहाँ गलती लग रही है आपको, तो उसको वहीं पे टोक दो। आप उसका मूल्यांकन कर लो, फिर सुधार के लिए उसको बता दो कि इस चीज़ में तुमको काम करने की आवश्यकता है। आप सुविधादाता बन जाओ। ठीक है, मतलब आप बेहतर तरीके से उसको कैसे पढ़ा सकते हो, उसके समाधान के लिए थोड़ा सा हिंट दे दो कि कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है, उसको उसकी प्रॉब्लम बता दो जिसके लिए वो अपना समाधान खोज सकें। ठीक है, तो इस प्रकार जो शिक्षक है वो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। कक्षा में डिसलेक्सिक विद्यार्थी की समस्या है। एक्चुअली में डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया में नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पढ़ने लिखने दोनों में इनको प्रॉब्लम होती है। मतलब ये लोग जैसे कैट है, कैट को हो सकता है ये एट पढ़ लें। ठीक है, कैट को क्या पढ़ लें? एट पढ़ लें, या फिर डी को बी पढ़ लें। मतलब इस प्रकार के जो ईशान अवस्थी को जिस प्रकार की समस्याएं थी, कह सकते हैं कि वो डिसलेक्सिया पीड़ित बच्चा था। ठीक है, इनकी पठन और लेखन में कठिनाई होती है। अक्षर और शब्दों को पहचानने लिखने में कठिनाई होती है। ध्वनि और प्रतीकों के बीच में संबंध करने में कठिनाई होती है। धीमा पठन गति होती है। समझने में कमी होती है। वर्तनी में गलतियां लिखते हैं। पठन संबंधी आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। चाहो तो आप आंसर्स के हिसाब से इसको लिख सकते हो, बट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतने पॉइंट सफिशिएंट है, खूब कॉपी भरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषता को समझाइए। सृजनात्मकता क्या होता है? ठीक है, सृजनशीलता जो होती है, मतलब आप खुद का जब दिमाग का यूज़ करके जब किसी चीज़ को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हो, ठीक है, क्रिएटिव बनाते हो, तो वो आता है सृजनात्मकता में। क्लियर? और सृजनात्मकता जो होती है वो IQ से अलग होती है। ठीक है, IQ जो होता है मेनली बुद्धि की बात करता है, पर EQ में हम लोग काफ़ी कुछ सृजनात्मकता की बात करते हैं। ठीक है, और अधिक बात करें तो बुद्धि का क्षेत्र इतना होता है और सृजनात्मकता का क्षेत्र इतना होता है। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मकता में भी कहीं ना कहीं बुद्धि का यूज़ तो हो गई, बुद्धि का उपयोग करके तो आप नए नए आइडियाज़ खोजोगे। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है वो सृजनात्मकता है और ये छोटा वाला क्षेत्र क्या है? बुद्धि है। समझ में आ गया सृजनात्मकता क्या होता है? तो सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है जो नई मौलिक और उपयोगी विचारों, समाधानों और अभिव्यक्ति का निर्माण करती है। विशेषता क्या है? मौलिकता होती है, लचीलापन होता है, कोई स्पष्ट तो आपने सिद्धांत नहीं दे दिया है ना, उसमें तरलता होती है। ठीक है, विचारों और समाधानों की सहज उत्पत्ति होती है ना, मतलब तरलता मतलब क्या बोल सकते हैं, उत्पत्ति होती है ना, सृजन, हम किसी चीज़ को कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी, उसमें तरलता होती है। विस्तार होता है। ठीक है, तो इसमें जो विचार होता है उसके विस्तारित रूप से हम लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक कार्यक्रमों के सुझाव दीजिए। कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो आप उसके लिए किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे वो उसका बुद्धि का अधिक उपयोग कर सकें या उसके विकास कर सकें। आप बच्चे के लिए विस्तारित पाठ्यक्रम लाइए जिससे वो गहन पाठ्यक्रम कर सके। उसके लिए विशेष परियोजनाएं जो है जो उसको चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जिसमें उसकी क्रिएटिविटी का यूज़ हो। गति तेज करना, ठीक है, उसकी गति के अनुसार, मतलब वो धीमी गति के बालक के साथ पढ़ेगा ना तो उसकी नीरस हो जाएगा वो, इसलिए हमको उसको तेज गति के साथ पढ़ाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको व्यक्तिगत सलाह दे सकते हो कि वो अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करें। ठीक है, फिर है अधिगम शैली के आधार पर अधिगमकर्ताओं का वर्गीकरण। अधिगम शैली के आधार पर तो अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता होता है। गतिक अधिगमकर्ता जो होता है, ठीक है, उसके बाद एक पाठ्य अधिगमकर्ता होता है। इसमें काइनेटिक लर्नर्स आ जाएंगे, इसमें सामाजिक सोशल लर्नर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सॉलिटरी लर्नर्स। देखिए वैसे जो आपके सिलेबस में है ना वो ये वाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, ये आपके सिलेबस का नहीं है। ठीक है, इसको जब मैं लिख रही थी उसके लिखने के बाद फिर मुझे ध्यान आया था कि यार ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो अधिगम शैलियों के आधार पर जो अधिगम करता है तो उसको तो हमने मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड है, वो सब आ जाएंगे। तो इसकी वीडियो भी मैंने बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, गार्डनर की बहुबुद्धि
बहुविधि बुद्धि की शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। तो गार्डनर ने, आपको याद है ना, गार्डनर ने कितनी 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, है ना। तो उसके शैक्षिक निहितार्थ हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको याद भी करवाए हैं ये, है ना, जो हम लोग के विषय रहते हैं। तो पहले भाषाई बुद्धि कि उसका लेखन, कविता, वाचन ये सब कैसा है। तार्किक गणितीय बुद्धि आ जाएंगी, तार्किक खेल, पहेलियाँ, ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि है। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो गार्डनर का भी वीडियो देख लो, तो मेरी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। क्योंकि मेरा ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझा सकती है, रिविजनल वीडियो है। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको समझा दिया था, तो एक बार उसको आप देख के यहाँ पे आइएगा, ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि आ जाएगी, स्थानिक बुद्धि आ जाएगी, शारीरिक बुद्धि आ जाएगी, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक बुद्धि। क्लियर है। तो ये हमने बुद्धि लिख ली है और उसके नीचे उसके शैक्षिक निहितार्थ लिखे। जैसे अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, सहकर्मी सहयोग, शुरू से बता दूँ ना मैं, शैक्षिक निहितार्थ लिखने हैं तो आप इस प्रकार भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भाषाई बुद्धि है तो भाषाई के लिए वो शैक्षिक निहितार्थ क्या है, बच्चा कविता, लेखन, वाचन आदि पर कार्य कर सकता है, ठीक है। अगर तार्किक बुद्धि है तो बच्चा क्या कर सकता है, गणित और तर्क पर आधारित समस्याओं को हल करने की गतिविधियाँ कर सकता है। संगीतात्मक बुद्धि है तो वो संगीत आधारित ध्वनि प्रशिक्षण विधियों के या फिर वाद्य यंत्र के इनके अवसर प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसको स्थानिक बुद्धि है, स्पेशियल इंटेलिजेंट है तो उसका हमको दृश्यात्मक सामग्री और ग्राफिक्स का समावेश होना चाहिए उसमें, चित्रकला, वास्तुकला, ठीक है। शारीरिक गतिविधि में उसको नाट्य, नृत्य, शारीरिक गतिविधियों का समावेश कराया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी हम गतिविधि लिखेंगे उस हिसाब से हमको उसका लिखना है शैक्षिक निहितार्थ कि आप उसमें शिक्षा को कैसे शामिल कर सकते हो, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक, जैसे इंटरपर्सनल की बात करूँ तो इसमें सहकर्मी, सहयोग, समूह परियोजनाएं शामिल हो जाएंगी, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक की बात करें तो इसमें खुद का होता है ये, तो इसमें आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण गतिविधियाँ हो सकती है, व्यक्तिगत परियोजनाएं, आत्मनिर्देशन शिक्षा हो सकती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है अपना स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये भी आपको मैंने समझा दिया है। उसके शैक्षिक महत्व बताइए, बिल्कुल ऊपर से पढ़ लेते हैं हम लोग। यह सिद्धांत व्यवहार को प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से नियंत्रित करता है, ठीक है। मेनली हमारा सकारात्मक प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप वांछित व्यवहार होते हैं और पुनरावृत्ति होती है ना। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम सकारात्मक प्रोत्साहन अगर को मिलता है तो हम लोग उसके वांछित व्यवहार होता है और हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जबकि नकारात्मक प्रोत्साहन से अवांछित व्यवहार और संभावना उसकी कम हो जाती है, ठीक है। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इससे शैक्षिक महत्व बच्चों को प्रेरणा हो सकती है, प्रेरणा मिल सकती है, बच्चे अनुशासन में रह सकते हैं अगर उनको नकारात्मक अगर देते हैं अपन। बच्चों में सुदृढ़ीकरण आता है, ठीक है। नियमित अभ्यास की बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए, सकारात्मक प्रक्रिया होता है, वांछित व्यवहार सुदृढ़ होता है, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। मतलब प्रत्येक छात्र के प्रयासों को इसमें मान्यता दी जा सकती है। इसके अलावा मैं शैक्षिक निहितार्थ वीडियो में भी बताए हैं जो कि आप देख लेना। ब्रूनर के शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो जेरोम ब्रूनर, ठीक है, जेरोम ब्रूनर का भी सिद्धांत क्या था, खोज आधारित था, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज और निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। छात्रों को समस्याओं को हल करने और अवधारणाओं को समझने के लिए बात करता है ये। अधिगम संरचना की बात करें, ठीक है, मतलब इन्होंने ये बताया था कि शिक्षा की सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि वह सरल से जटिल की ओर प्रगति करें, अवधारणाओं को, सिद्धांतों को स्पष्ट, ये जेरोम ब्रूनर ने बताया था, ठीक है। व्यवहार के योगदान की बात करें तो हम बच्चा इसमें सक्रिय रूप से लगा रहेगा, ठीक है। बच्चा एक व्यवस्थित रूप से पढ़ेगा, ठीक है। प्रतिनिधित्व के रूप में, मतलब अधिगम के 3 रूप जैसे सक्रिय होते हैं, चित्रात्मक होते हैं, प्रतिकारात्मक होते हैं, उसको मान्यता दी इन्होंने। फिर प्रोत्साहन मिलेगा बच्चे को, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे हमारे 15 क्वेश्चंस। काफ़ी कुछ मैंने आपको ऐसे ही बोल बोल के करवा दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। सिर्फ रिविजनल वीडियो है तो आप थोड़ा सा मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि इसके आंसर्स मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको यही आंसर्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूँगी। मेरी वेबसाइट को देख लीजिए, e-पाठशाला.com, ठीक है। टीना वर्मा करके उसमें नाम लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए। इसके साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं यूट्यूब पे वो बता दूंगी तो
आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको अपडेट जो रहेंगे रोज़ की मैं वीडियोस डालूँगी वो आपको भेज दिया करूँगी मैं, ठीक है। सो आज का मेरा यही टारगेट था, मुझे आधे घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं बनाना था, ठीक है। तो 24 मिनट है, लगभग 25 मिनट हो गए हैं। सो दिस इतना तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अगर आपको और किसी प्रकार का क्वेश्चंस या फिर किसी और सारणी या अंतर वगैरह की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।